नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मीडिया विजन। और हम लेकर आए हैं आज एक फिल्म रिव्यू, द केरला स्टोरी का। जी हाँ, हम ये फिल्म देखकर आए हैं। कितना मुश्किल था इसको देखना, ये तो हम बताएंगे। कितना साहसी काम हम करके आए हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, बहुत सीधी सीधी दो दो बातें हैं। पहला ये कि हमको लगा कि ये इस फिल्म के बारे में बात करना, इसका रिव्यू करना जरूरी है। क्यों जरूरी है आप समझेंगे। और दूसरी बात बहुत सीधी है कि जो चीजें ट्रेंडिंग होती हैं, जिनके बारे में चर्चा हो रही होती है, आमतौर पर मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई भी मीडिया उनको पिक करता है, तो हमने भी द केरला स्टोरी को पिक किया और हम इसको देखने गए। हम इस पे बात करेंगे। हम केवल एक राजनीतिक नजरिए से बात कर सकते थे, जिस तरह से इस बारे में बात हो रही है। हालांकि कोई भी सिनेमा या फिल्म, उसका मामला जो है वो चुनावी राजनीति का विषय होना नहीं चाहिए। पर प्रधानमंत्री ने खुद इस फिल्म का नाम ले लिया, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान, तो इस पे राजनीति तो होनी थी। हालांकि अब हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि ये फिल्म दरअसल राजनीति से इतर नहीं है। इस देश में पिछले 8-9 साल में जो राजनीति चल रही है, जो उसका पर्पस है, जो प्रोपेगेंडा है, इसको इस फिल्म से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भले ही इसके निर्माता, इसके निर्देशक अब कुछ भी कहते रहे। बात करते हैं फिल्म पर। एक सिनेमा लेखक के तौर पे, जी हाँ, मैं फिल्में भी लिखता हूं। जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है और जो मैंने इतिहास पढ़ा है सिनेमा का, उसके हिसाब से जो क्राफ्ट है, जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिक्स है और जो सोसाइटी है, उन सब के आधार पे हम इस फिल्म का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फिल्म के प्लॉट या फिल्म की कहानी को समझने। फिल्म की कहानी निर्देशक या बनाने वालों के मुताबिक अगर आप माने, तो वो केरला से ऐसी लड़कियां जिनको मैनिपुलेट करके जो है वो ले जाया जाता है दूसरे देशों में, और आईसिस जैसे संगठन के साथ या किसी और कट्टरपंथी संगठन के साथ काम करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसको हम सीधे सीधे कहें, ट्रैप किया जाता है उनको। उनकी कहानी कहने की बात जो है वो कही जा रही है। और ये भी कहा गया कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में डिस्क्लेमर आता है। मामला अदालत में जाता है, वहां पे ये भी कहा गया कि एक संख्या बताई गई अनुमानित 32,000 लड़कियों की, जिनको केरला से बहला के फुसला के कन्वर्ट करके आईसिस के साथ लड़ने के लिए सीरिया या इराक जैसी जगहों पे, सीरिया खासतौर पे ले जाया गया, इस्तेमाल किया गया। और दिलचस्प बात क्या है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट जो है, उसने क्लियरली 2019 में कहा कि 60 से 70 लोगों ने केवल जो है वो आईसिस ज्वाइन किया केरला से, 2014 से 2018 के बीच, जिस दौर की ये कहानी कह रही है। ठीक है। और भारत सरकार भी जो है वो 100 से 200 लोग, 200 के बीच का आंकड़ा देती है, वो भी पिछले तमाम सालों में। यानी कि किसी भी ऐसे देश में सबसे कम आबादी है जहां पे एक सब्सटेंशियल, यहां पे एक ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है। यही नहीं, अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो आईसिस के खिलाफ लड़ रहा था, 2020 में उसने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसने कहा कि भारत से 66 लोग उस समय जो है वो आईसिस से जुड़े हुए थे, आईसिस की तरफ से लड़ने गए। दिलचस्प क्या है, कहा गया कि 32,000 औरतें गईं, 66 लोग कुल गए थे। उसमें से 30 से 40% लोग बताया जाता है कि केरला से थे। इस आंकड़े को आप अपने आप 30 और 40% मैथमेटिक्स में फॉर्मूले में डाल के निकाल के देख लीजिएगा। तो अब फिल्म जिसको लेके माहौल ये बनाया जा रहा है कि ये सच बता रही है, ये आपका सच बता रही है, ये समाज का सच बता रही है, देश का सच बता रही है। फिल्म की कहानी जो है, कहा जा रहा है कि केरल की 4 औरतों से इंस्पायर्ड है, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुई और उसके बाद अफगानिस्तान गई और 2016 से 18 के बीच उन्होंने आईसिस ज्वाइन किया। जो 21 सदस्य जो थे, एक ग्रुप, 21 सदस्यीय ग्रुप की मेंबर थी, जो 2016 में जो है वो आईसिस ज्वाइन करने गया और उसके बाद अफगानिस्तान में फंसा रहा और 2019 में उन्होंने सरेंडर किया। इस पे काफी विवाद हुआ, इसका काफी विरोध किया गया। अब हम चलते हैं फिल्म की ओर। फिल्म का प्लॉट जो है वो एक महिला की कहानी पे है, फातिमा या कहे शालिनी, और उसकी कहानी, उसकी जर्नी जो है वो इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जब फिल्म देखनी शुरू की, तो शुरुआत के 15 मिनट या शुरुआत के 20 मिनट हमारे साथ क्या हुआ। शुरुआत के 15 मिनट में ही, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में, हमको ये क्लियर हो गया था कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है। यानी कि कोई सस्पेंस या थ्रिल जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, और ना ही ये फिल्म इस बारे में बात कर रही थी कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है, क्या है। हमको कुछ चीजें याद आई, कुछ चीजें समझ में आई। शुरुआत के 15 मिनट 20 मिनट केवल एक सेटअप कहा गया है, जिसमें भारत के बहुसंख्यक धर्म,
और इस्लाम, इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रास्ट खड़ा करने की कोशिश की गई है। तमाम सीन शुरुआत से लेकर और लगभग अंत तक आपको ऐसे ही मिलेंगे। यानी कि चाहे वो खाना खाना हो, चाहे खाना खाने के पहले प्रार्थना करने की, खुदा को याद करने की बात हो, चाहे जन्नत और जहन्नुम की बात हो, चाहे खुदा के नाराज होने की बात हो, चाहे कपड़े पहनने की बात हो कि सिर ढकना है कि नहीं ढकना है। और शुरुआत के 15 मिनट में ही अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, अगर आप एक सेन माइंड के, साउंड माइंड के व्यक्ति हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआत के 15 मिनट में ही कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ जो है वो दरअसल इस पे फोकस करना चाह रही है, शुरुआत के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगातार, कि कैसे एक कोई खास धर्म है जहां पे बहुत जो है कट्टरता है, और केवल इतना नहीं है, मोनोटनी है, यानी कि एक रूपता है। यानी कि फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक जब उसको दिखा रहे हैं, तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं बार बार कि जो हिंदू धर्म है या बाकी धर्म है वहां तो डाइवर्सिटी है, पर इस्लाम जो है कोई मोनोलिथिक रिलीजन है, जो कि सच नहीं है, जो झूठ है। इस फिल्म के सारे मुस्लिम किरदार, एक चीज थोड़ी सी बेहतर है, बेहतर भी नहीं कहूंगा, क्या कहूं, कि महिलाएं जो हैं उनके किरदारों को थोड़ा सा लिबरल दिखाया गया है, और उसमें भी दरअसल पीछे आपको समझ में आएगा ग्रेजुअली कि महिलाओं की दशा पे चिंता व्यक्त की गई है। फिल्म में बार बार आपको दिखाया गया है कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म महिलाओं को लेकर कितना लिबरल है, कितना उदारवादी है, जबकि ये अपने आप में एक झूठ है। दुनिया का कोई भी समाज और किसी भी धर्म में महिलाओं को लेकर लिबरल होने जैसी चीजें समय के साथ तो आई हैं, पर वो धार्मिक रूप से नहीं है, वो समाज ने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है। इस्लाम को लेके भी, इस्लाम के मानने वाले जहां पर बहुसंख्या में है, आप उन देशों में भी जाएंगे तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग चेहरे मिलेंगे इस्लाम के। भारत में भी मिलेंगे। भारत में कितनी तरह के मुसलमान हैं, बल्कि एक तरह के जो मुसलमान हैं अलग अलग, उनमें भी कितनी तरह के लोग हैं। कोई पर्दा करता है, कोई नहीं करता है, कोई किसी तरह के कपड़े पहनता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई ट्राइबल है, कोई नहीं है। राजस्थान में मांगनियार ट्राइबल हैं जो गाने गाते हैं। ये फिल्म आपको बता रही है कि सारे मुसलमान जो है वो संगीत को हराम समझते हैं, और उसमें कुछ औरतें हैं जो अफगानिस्तान की कहती हैं कि हमने जो है रुबाब तो अपनाया इस्लाम का, लेकिन रबाब नहीं छोड़ा। और इसके जरिए भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि मर्द जो है वो सब बदल गए हैं। तो फिर ये सूफी संगीत कहां से आता है, तो ये मांगनियार सिंगर कहां से आते हैं, ये मोहम्मद रफी कहां से आते हैं जो सबसे ज्यादा भजन गाते हैं। यही चीज आपको ईरान में या अजरबैजान में, तमाम देशों में मिलेगी, जहां अलग अलग तरह की बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इंडोनेशिया आप में से कई लोग घूमने गए होंगे, मलेशिया आप लोग गए होंगे। तो शुरुआत होती है मोनोलिथिक एक इमेज क्रिएट करने से, और ग्रेजुअली आपको लगातार क्या समझाया जाता है कि कहानी जो है वो सिर्फ इस चीज पे गढ़ी गई है। आपके पास पिछले 8-9 साल में जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, आप उनको अगर एक साथ रख के और उनमें से जो भी कॉमनैलिटीज हैं उनको रिमूव करके, रिपीटेशन को अगर आप एक साथ रख के एक कहानी बनाएं, तो वो द केरला स्टोरी की कहानी बन जाएगी। वही सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस जो लव जिहाद को लेके आपके बीच छोड़े गए हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर फंसाया जाता है, फिर सेटअप किया जाता है, फिर ट्रैप किया जाता है, हमारी लड़कियों को फुसला लेते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट करा देते हैं, और फिर उनको अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्लियरली मिलेगा। अब दूसरे हिस्से में बात करते हैं, यानी कि पहली चीज, इस्लाम की एक कट्टर और मोनोलिथिक इमेज क्रिएट की जा रही है कि इस्लाम बस यही है, और हिंदू धर्म या बाकी धर्म जो है वो बहुत सभ्य, खासतौर पे हिंदू धर्म वो लिबरल है, वहां पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है कि नहीं है वो हम सब लोग 8-9 साल से देख रहे हैं इस देश में, कोई बात नहीं। कहानी पे अब कला पक्ष पे आते हैं। हमने आपको बता दी कहानी क्या है, मोटा मोटी क्या कह रही है, कला पक्ष पे आते हैं। कला पक्ष, तो सबसे पहले चलते हैं फिल्म के क्राफ्ट और सिनॉप्सिस पे। इसका वन लाइनर क्या है, सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि निर्देशक ने निर्माता को जब वन लाइनर सुनाया होगा तो उन्होंने कहा होगा कि हम कश्मीर फाइल से भी आगे लेकर जाएंगे और इसको जो है प्रोपेगेंडस बनाएंगे। कहानी जो है लव जिहाद को आम लोगों तक आसान भाषा में पहुंचा देना है। लव जिहाद क्या है, प्रोपेगेंडा है। कला पक्ष, तो हमने वन लाइनर की बात की, अब इसके प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है फिल्म की कि आपको यह समझ भी नहीं आएगा कि कहानी कहने की कोशिश कहां हो रही है। आपको यह लगेगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस आपको सुनाए जा रहे हैं, और कुल मिला के मतलब, और बहुत भीषण फिल्म है, भीषणतम फिल्मों में से है। मुझे 15 मिनट के 20 मिनट के बाद इस फिल्म को मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि कहानी जैसी कोई चीज नहीं है। जो आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, जो आपने तमाम और फिल्मों में दुनिया भर की देखा है, वैसे ही दिखा दिया गया है। अफगानिस्तान का हिस्सा चाहे लद्दाख में शूट किया हो या कहां शूट किया हो मुझे नहीं पता, पर आपको इतनी सुंदर और सपाट सड़कें दिखती हैं वहां पे कि आपको लगता ही नहीं कि इस देश में कभी कोई युद्ध हुआ होगा। तो भारत में जहां भी कहीं शूट किया है,
कम से कम इस बात का ध्यान होना चाहिए था कि हम अफगानिस्तान दिखाने जा रहे हैं। खैर सिनेमैटिक लिबर्टी कह के इसको टाल दिया जाएगा, कहा जाएगा जो हम कहना चाह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। फिल्म की कहानी में कहानी बहुत कम है। फिल्म की कहानी में केवल कंपैरिजंस हैं, इस धर्म और उस धर्म के बीच, इस मोहल्ले और उस मोहल्ले के बीच, इस इलाके और उस इलाके के बीच, और एक धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को एक जैसा दिखा दिया गया है। यानी कि हिंदू जो जितने भी लोग दिखाए गए हैं, या इवन ईसाई दिखाए गए, इवन कम्युनिस्ट दिखाए गए हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो भी अलग अलग तरीके के लोग दिखाए गए हैं। लेकिन जितने मुसलमान इस फिल्म में हैं वो सारे एक जैसे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हैं, वो एक ही जैसा सोचते हैं। ये अपने आप में आपके लिए एक शंका पैदा करने की चीज है। कश्मीर फाइल से जो प्रोपेगेंडा पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा करने का एक प्लॉट इस फिल्म में रचा जाता है। कला पक्ष में एक और हिस्सा आता है संवाद का या स्क्रीन प्ले का। स्क्रीन प्ले में एक बात बिल्कुल कही जानी चाहिए कि कोशिश की गई है कि फिल्म को थोड़ा सुंदर शूट किया जाए। खासतौर पे केरल के जो हिस्से हैं उनको कलरफुल दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये कलरफुल दिखाने के पीछे, सुंदरता के पीछे भी एक इंटेंशन साफ झलकता है। उस सारी कलरफुलनेस में इस्लाम के मानने वालों को जो है वो कलरलेस दिखाया जाता है। वो एक रंग के कपड़े पहन रहे हैं, वो सजते संवरते नहीं हैं, वो खुश नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ कलरफुल और चीयरफुल है। ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हुए तो सिनेमेटोग्राफी कुछ जगह अच्छी है, खैर वो अच्छी होनी भी चाहिए और आपको अच्छा शूट करना ही चाहिए, जाहिर सी बात है, प्रोपेगेंडा तो और अच्छा शूट होना चाहिए, और खूब सारा पैसा भी लगा है। आगे आते हैं संवाद। संवादों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अच्छे संवाद लिखने की एक शर्त होती है कि आपके पास मल्टीपल डायमेंशन वाले किरदार होने चाहिए अलग अलग। अगर आपके पास अलग अलग तरह के किरदार नहीं है तो आप अच्छे संवाद लिख ही नहीं सकते, क्योंकि संवाद किरदारों के मुताबिक लिखे जाते हैं। दूसरा, संवाद में मोनोटनी नहीं आती है। तब इस फिल्म की समस्या ही बुनियादी है कि सारे किरदार वो एक ही बात करना चाहते हैं और एक ही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, और इसलिए ना केवल शुरुआत से ही डायलॉग्स जो है वो भयानक क्लीशे हैं, भयानक उबाऊ और बोरिंग है, कमजोर डायलॉग हैं। एक तो वो व्हाट्सएप के मैसेजेस से निकल कर आए हैं, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोपेगेट करते रहे वहां से निकल कर आए हैं। दूसरी समस्या ये है कि किरदार ही अलग तरह के नहीं है, तो संवाद इतने रिपीटेटिव हो जाते हैं, 15-20 मिनट में ही एक ही संवाद कई बार रिपीट हो जाता है एक ही जैसा, कि आपको समझ भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये लगभग वैसा ही है जैसे व्हाट्सएप के मैसेज आप पे बॉम्बार्ड किए जाते हैं और आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिल्म आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए भी आपको कुछ फिल्म में आगे बढ़ता नहीं दिखता। लगातार उन्हीं जगहों पे फिल्म घूमती है, लगातार। अब उसके बाद कुछ दृश्य हैं जहां पे कुछ विदेशी लोग दिखते हैं जो इंट्रोगेशन कर रहे हैं, वो भी बहुत अजीबोगरीब है। सबसे खराब हिस्सा फिल्म का संवाद के बाद, मतलब कहानी के बारे में तो बात ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हैं, आपको उसके लिए फिल्म देखने की पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे पैसे बर्बाद हुए, आपके क्यों? लेकिन संवाद के बाद एक और सबसे खराब हिस्सा है जो है अभिनय। इतना ज्यादा अभिनय खराब है और कई जगह इतनी ओवर एक्टिंग की है। अदा शर्मा से जानबूझ के, आपको फिल्म हिंदी में बनानी है आप हिंदी में बनाइए, ये कोई शर्त नहीं है कि आप किरदार से मलयाली एक्सेंट में हिंदी बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी बार बार ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जो है वो कट कह के कहता होगा कि अभी आपका मलयाली एक्सेंट उभर के नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा और मलयाली एक्सेंट में बोलिए। और इसलिए पूरी फिल्म में अदा शर्मा मलयाली एक्सेंट में हिंदी बोलने की कोशिश में क्या कर रही हैं ये उनको भी पता नहीं है। ट्विटर पे वो बहुत खुश दिख रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये दरअसल यूज एंड थ्रो है, इसके बाद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि उनका क्या होता है क्या नहीं होता है, और उनको शायद कुछ साल बाद अफसोस हो कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी। खराब अदायगी है, ओवर एक्टिंग करवाई गई है सारे लोगों से। एक जगह तो बाकायदा कोई बात में डांटने के लिए पत्थर उठा लेता है शौहर हाथ में, और ये इतनी वियर्ड सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई है स्पेसिफिकली जानबूझ के आपके मन में घृणा पैदा करने के लिए। अब संगीत की बात करते हैं। संगीत एवरेज है। मलयाली संगीत या मलयाली गीत कुछ एक जगह खूबसूरती से इस्तेमाल हुए हैं। नेचुरल ब्यूटी भी केरला की, चूंकि वो सुंदर है ही, तो वो स्क्रीन पे अच्छी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिनेमेटोग्राफी में कुछ नया नहीं है। वही जो है, कई जगह ओसिस शॉट है, कुछ एरियल शॉट आपको दिखेंगे, गाड़ी के शॉट है, गाड़ी के अंदर के बाहर के शॉट है, आपको तालिबान दिखाने के लिए अफगानी कपड़े पहने लोग दिखा दिए गए हैं। कल्चरल एस्पेक्ट रबाब के अलावा आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। बहुत ज्यादा जो है कोई खास फोकस है ही नहीं कला पक्ष पे फिल्म के। एक आध गाने जो है वो लिरिकली जो है अच्छे हैं। एक गाना खासतौर पे जो बैकग्राउंड में इस्तेमाल होता है वो अच्छा है, जहाँ पे दुख जताया जा रहा है सुनने में, यानी कि लिरिकली वो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि जिसने उसको लिखा है शायद वो जो है
इस आइडियोलॉजी से, इस माइंडसेट से नहीं आता है। अ, एक और बात, अब हम बात कर लेते हैं कि एडिटिंग, एडिट्स में बुनियादी दिक्कतें हैं, जो बुनियादी दिक्कतें तब आती है जब आप किसी एक स्पेसिफिक एजेंडा पर ही फोकस करना चाहते हैं, आप सिनेमा नहीं बनाना चाहते हैं। तो बार-बार फोकस इस चीज पे है कि प्रोपेगेंडा जो है, उसको कैसे प्रोपेगेट और प्रमोट किया जाए, वो सारी चीजें। तो समस्या क्या है कि कला पक्ष की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, वो जो असर है कि हमको एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है, हमको एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत क्रिएट करनी है, तब वो आपको क्लियरली दिखता है कि हर जगह उसी पे फोकस हो जाता है, कला पक्ष पे फोकस ही नहीं रहता। ये गलती बार बार करते हैं। इस मामले में कश्मीर फाइल्स जो है, कंपैरेटिवली बेहतर फिल्म है द केरला स्टोरी से, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि डायरेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखनी भी नहीं थी, उनकी पिछले काम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने कमाल के डायरेक्टर है। खैर, जाते जाते अगर हम इसको शॉर्ट में कहें, संक्षिप्त में, कि केरला स्टोरी जो है वो है क्या, तो एक तो हमने बताया कि जो भी आपने व्हाट्सएप मैसेज अब तक लव जिहाद पे पढ़े थे, उनको एक जगह रख दिया गया है और उनसे एक कहानी बनाने की कोशिश की गई है। दूसरा हिस्सा क्या है, इस फिल्म में निर्देशक और लेखक मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, एक जो मल्टीलिथिक आइडेंटिटी है, जो मोनोलिथिक नहीं है, जहां तरह तरह की डाइवर्सिटी है, वो उनको एक हिंदू के तौर पे अपनी समझदारी से, अपनी जो समझ है, जो कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसके जरिए देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक हिंदू के तौर पे, एक कट्टर हिंदू के तौर पे, या एक ऐसे हिंदू के तौर पे, या एक ऐसे दूसरे धर्म के व्यक्ति के तौर पे जो इस्लाम या दूसरे धर्म की कमियां देखना चाहता है, या उसके दिमाग में एक परसेप्शन है इस्लाम का, तो बिना इस्लामिक समाज को समझे, बिना मुस्लिम समाज को समझे, उसके अपने अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को समझे, बिना उसकी सामाजिकता को समझे, बिना उसकी डाइवर्सिटी को समझे, जहां पे ट्राइब्स भी हैं, जहां सूफी संगीत भी है, जहां पे पेंटर्स भी हैं, जहां पे स्कल्पचर बनाने वाले लोग भी हैं, जहां पे कहीं औरतें पर्दा करती हैं, कहीं नहीं करती हैं, कहीं तरह तरह की पोशाकें पहनती हैं, कहीं रंग बिरंगी टोपियां हैं, कहीं कोई टोपी नहीं है, कहीं दाढ़ी रखता है कोई, कहीं कोई नहीं रखता है, कहीं कोई नमाज पढ़ता है, कहीं कोई नहीं पढ़ता है, कहीं कोई कुछ भी कर रहा है, उस सब को एक स्पेसिफिक नजरिए से, एक चश्मे से जो पहना दिया गया, उससे देखने की कोशिश है, उस समाज में उतरने की, उस समाज को समझने की, उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज को समझने सोचने की का नजरिया है ही नहीं। तो एक राइट विंगर एक मुसलमान के जीवन को कैसे देखता है, उसके आधार पे उसने एक फिल्म बना दी है। और यही वजह है कि ये फिल्म देखते हुए, अगर आप, मैंने कहा, साउंड माइंडेड हैं, तो आप 15 से 20 मिनट में परेशान हो जाएंगे, आधे घंटे में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है पूरी फिल्म देखने में, क्योंकि हमको पॉइंटर्स बनाने थे। आज एक समय बाद हम उकता गए, हम थक गए, हमने पॉइंटर्स लिखना बंद कर दिया और हमने आके ये वीडियो बना दिया। ये हमारा रिव्यू है द केरला स्टोरी का। कमजोर फिल्म है नहीं है, केवल खतरनाक है, और ऐसे लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिनके पास वो व्हाट्सएप मैसेज पहले ही पहुंच चुके हैं। इस फिल्म को मैं उस कैटेगरी में रखना चाहूंगा जिस कैटेगरी में वो तमाम फिल्में थी जो नाजी जर्मनी में 1932 से 1942, 43, 45 के बीच बनी थी, जिनमें थ्रिलर भी थी, जिनमें रोमांटिक फिल्में भी थी, जिनमें इमोशनल फिल्में भी थी, जिनमें फैमिली ड्रामा भी था, पर वो सब अंततः प्रोपेगेंडा कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि द केरला स्टोरी में नुएंस्ड और सटल, यानी कि सूक्ष्म और बारीक प्रोपेगेंडा नहीं है जो पकड़ा ना जाए। इसके हर संवाद में, हर एक्शन में, हर 4 लाइन के बाद, हर 2 लाइन के बाद, हर दूसरे सीन में आपको प्रोपेगेंडा और एक धर्म विशेष के प्रति माहौल भड़काने की भावना साफ दिखाई देगी। एक निर्देशक के तौर पे ये बहुत बड़ी कमी और कमजोरी है। अगली बार जब आप फिल्म बनाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो है, दरअसल अपना एजेंडा जब इस तरह से क्लियर कर देते हैं, तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। कुछ ना हो तो मोदी जी से ही सीख लीजिए, उन्होंने आपकी फिल्म का अपनी रैली में प्रचार किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया विजिल देखते रहिए, फॉलो कर लीजिए हमें ट्विटर पे @मीडिया विजिल इंडिया पे, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं @मीडिया विजिल हमारा जो है फेसबुक पेज है, और यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो शेयर कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा सब जगह पहुंच रहा है, तो सच भी सब जगह पहुंचना चाहिए।